जय हिंद। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट आया है कि अमेरिका आर्थिक मंदी का शिकार हो सकता है। अगर अमेरिका आर्थिक मंदी का शिकार हो सकता है तो इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके साथ साथ भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जो एक्सपर्ट के अनुसार जो बात कही गई है उसके अनुसार क्या क्या रिपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो क्या आज का टॉपिक बनता है कि आर्थिक मंदी का शिकार हो सकता है अमेरिका। ठीक है, ये एक्सपर्ट के द्वारा जानकारी दी गई, इसके साथ ये अपना रिपोर्ट दी है कि किस रिपोर्ट के बेस पर हम कह रहे हैं कि अमेरिका रिसेशन का शिकार हो सकता है। इसका प्रभाव भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है, पूरे विश्व पर प्रभाव देखने को क्या मिलेगा। देखिए, अमेरिका क्या एक सुपर पावर देश है। अगर सुपर पावर देश है आर्थिक मंदी का शिकार होता है तो इसका पूरा विश्व पर प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इंडिया पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए रिसेशन किसे कहते हैं, तो पहले समझते हैं आर्थिक मंदी को इंग्लिश में बोलते हैं रिसेशन। रिसेशन किसे कहते हैं, अगर लगातार 2 क्वार्टर में किसी भी देश की जीडीपी ग्रोथ माइनस में या सिकुड़ता हुआ हो उसको क्या कहेंगे, रिसेशन का शिकार। देखिए, अब मंथ में कितने होते हैं, एक साल में 12 मंथ होते हैं और 12 मंथ में है 4 क्वार्टर में डिवाइड होता है। यानी हर क्वार्टर फर्स्ट वन में 3 मंथ का रिपोर्ट आता है, सेकेंड क्वार्टर में 3 मंथ का, और इसी प्रकार से क्वार्टर थर्ड में 3 मंथ का रिपोर्ट होता है और क्वार्टर फोर्थ में 3 मंथ का रिपोर्ट आता है। यानी 12 मंथ को 3 3 महीने को डिवाइड करते हैं। ठीक, और ये जो जीडीपी का रिपोर्ट आता है हर 3 महीने को आता है, उसको हम क्वार्टर 1 कहते हैं। अगले 3 महीने को क्वार्टर 2 कहते हैं। उसी प्रकार से क्वार्टर चार्टअप होता है। अगर कोई देश की जीडीपी लगातार दो क्वार्टरों में उसकी जो जीडीपी दो ग्रोथ है नकारात्मक हो, नेगेटिव हो, तो उसको कहेंगे वो रिसेशन का शिकार हो गया या आर्थिक मंदी का शिकार हो गया। मान लीजिए क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में कोई भी देश जो है अपना डिक्लाइन करे, मान लीजिए कि इसका जो है 100 रुपए कोई वैल्यू था, लेकिन क्वार्टर 1 में इसकी वैल्यू 99 हो गई और क्वार्टर 2 में इसकी वैल्यू 98 रुपए हो गई, तो हम कहेंगे ये जो देश है ये क्या है, जो है रिसेशन का शिकार हो गया। यानी लगातार 2 क्वार्टरों में अगर नकारात्मक देखने को मिलता है तो हम कहेंगे उसको क्या, नकारात्मक जो है वो आर्थिक मंदी का शिकार हो गया या रिसेशन का वो शिकार हो गया। तो द सिग्निफिकेंट वाइड स्प्रेड एंड प्रोलॉन्ग्ड डाउन द इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो लगातार 2 क्वार्टरों में अगर डाउन जाता है तो उसको कहेंगे वो रिसेशन का शिकार हो गया। देखिए, इसकी परिभाषा क्या है, मंदी तब आती है जब किसी देश की जीडीपी वृद्धि की दर लगातार 2 तिमाही या उससे अधिक समय तक नकारात्मक मतलब नेगेटिव हो। यानी उसकी वैल्यू अगर मान लीजिए 100 रुपए है तो फर्स्ट क्वार्टर में उससे कम हो जाए या 90 रुपए हो जाए, ठीक, और उसके सेकेंड क्वार्टर में 80 रुपए हो जाए, लगातार घटते जाए तो हम कहेंगे वो रिसेशन का शिकार हो गया। ठीक, और इसके आने की जो है, लेकिन मंदी का अंदाजा जो है पहली तिमाही या तिमाही की सकल जीडीपी की जो रिपोर्ट है आने से पहले ही लग जाता। नहीं, अगर किसी देश को अगर रिसेशन का शिकार होता है तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो पहले ही अनुमान लगा देते हैं कि वो देश आने वाले में रिसेशन का शिकार होगा। तो इसी प्रकार जो अमेरिका है, अमेरिका के जो बताया गया एक्सपर्ट के अनुसार कि अमेरिका आने वाले समय में रिसेशन का शिकार हो सकता है या आर्थिक मंदी का शिकार हो सकता है। ठीक है, और आर्थिक मंदी में लगातार जीडीपी का घटना होता है, लगातार वो नेगेटिव में जाता है। देखिए यहां पे क्या है, जो अभी तक हाल ही में लगभग 18 ऐसे देश हैं जो कि रिसेशन की कंट्री जो है या रिसेशन पर रिस्क में खड़े हैं। ठीक, क्या है, 18 ऐसे देश हैं जो क्या है आपको रिसेशन यानी आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। ठीक, इनमें से कौन देश है, देखिए देशों की संख्या पूछे तो जो यहां पर देखिए कनाडा क्या है, आर्थिक मंदी का शिकार हो गया। साउथ अफ्रीका में यहां पर जो जीडीपी ग्रोथ है माइनस में है। देखिए आर्थिक मंदी या रिसेशन वो होता है जिसकी ग्रोथ माइनस में हो जाता है। देखिए यहां पर क्या माइनस में ग्रोथ है, यहां पर कनाडा का ग्रोथ माइनस में हो गया, साउथ अफ्रीका का माइनस हो गया, डेनमार्क का माइनस में, आयरलैंड का माइनस है, फिनलैंड का माइनस है, जर्मनी का माइनस है, न्यूजीलैंड का जो माइनस में है, जापान का माइनस है, थाईलैंड का माइनस में है। ठीक है, ये ऐसे देश है जिनका जो रिपोर्ट है, जो जीडीपी दर है क्या माइनस में है। और ये सब सभी देश देखेंगे मूलतः जो है ये अमेरिका के सपोर्टर देश है। जैसे यहां पर आपका जापान हो गया, न्यूजीलैंड हो गया,
जर्मनी हो गया, फिनलैंड हो गया, इस्टोनिया हो गया, लाटविया हो गया, ये सभी जो है ये क्या है, अमेरिका का समर्थित देश है। देखिए इसके पीछे जो है अमेरिका, जो रूस और यूक्रेन के पास युद्ध हुआ उसका भी एक यहाँ पर मामला निकल जाता है। देखिए जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ है तो ये सभी देश या जो अमेरिका के सपोर्टर देश हैं वो क्या है, रूस से व्यापार करना नहीं चाहते थे और रूस पर प्रतिबंध लगा, लेकिन रूस के यहाँ पर कच्चा माल, कोयला ये सब अधिक मात्रा में था, वो अपना सप्लाई कर कर अपने यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाए रहा है, वो माइनस में नहीं गया। लेकिन ये सभी देश जो व्यापार करते थे ये क्या माइनस में चले गए। या ये भी कसम जो अमेरिका के सपोर्टर देश हैं वो सभी देखिए क्या है, उनका जीडीपी ग्रोथ माइनस में चला गया। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर बहुत ही अधिक मायने रखता है किसी देश को विकास करने के लिए। ठीक है, देखिए जीडीपी ग्रोथ किस प्रकार से होता है, देखो इकोनॉमिक साइकिल किस प्रकार से होता है। देखिए अगर कोई किसी देश का जीडीपी ग्रोथ बढ़ता है, ठीक है, एक पीक पॉइंट आकर फिर क्या नीचे होता है, तो जो मैक्सिमम पॉइंट पर जो ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं पीक पॉइंट। ठीक है, ये हर देश का होता है। अगर कोई देश है ग्रोथ कर रहा है तो एक ऐसा मैक्सिमम वैल्यू आता है, उसके पश्चात वो क्या डिक्लाइन करने लगता है, घटने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। तो इंक्रीज के बाद जो मैक्सिमम पॉइंट होता है उसको पीक पॉइंट बोलते हैं। ठीक, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन, यानी उसका फैलाव बोलते हैं। जैसे ही वो कोई नीचे, जैसे ही वो गिरने लगता है उसको रिसेशन करते हैं, उसको आर्थिक मंदी करते हैं। तो जैसे यहां से नीचे गिरने लगा फिर उसको बोलते हैं आर्थिक मंदी या रिसेशन करने से। ठीक, अगर वही रिसेशन फिर दोबारा से रिकवर करता है, दोबारा से फिर उठने लगता है, ठीक, उसको बोलते हैं रिकवरी, यानी उसके आर्थिक विकास में फिर रिकवरी होने लगा। ठीक, ये है आपका इकोनॉमिक का टर्म है। ठीक, ये क्या है, आर्थिक विकास। इसको जो है चार भागों में डिवाइड हो, चार पार्ट में होता है। ठीक, जैसे यहां पर है, यहां फेज वन बोलते हैं, जब कोई देश अपना ग्रोथ लगातार इंक्रीज करता है तो एक पीक पॉइंट आने पर फिर वो क्या डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो डिक्रीज जहां से होता है उसको मैक्सिमम पॉइंट होता है, उसको पीक पॉइंट बोलते हैं। और सेकेंड फेज में जो जैसे कम होने लगता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और जैसे ही वो रिकवरी करने लगता है, अपने ग्रोथ को दोबारा करने लगता है, उसको बोलते हैं रिकवरी। तो इस चार फेज में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, देखिए देखिए जब यहां पर एक्सपेंशन होता है, जब यहां पर इकोनॉमी में जब ग्रोथ आता है, तो जब यह कहें किसी देश की जो जीडीपी बढ़ता है तो वहां पर बहुत सारे रोजगार लेके आता है। कैसे रोजगार लेके आता है, मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए वो बॉटल बनाता है, क्या वाटर का जो है बॉटल बनाता है। ठीक, मान लीजिए कोई हाउस कंपनी है, जो है हाउस माने कोई हाउस कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, देखिए बड़ा चीज लेते हैं तो आपको समझे, अगर कोई हाउस यानी घर खरीदने के लिए इच्छुक है तो हाउस बनाने जो कंस्ट्रक्शन जो है ठेकेदार है वो क्या करेंगे, हाउसों की संख्या बढ़ाने लगेंगे, अपना हाउस क्या अधिक बनाने लगेंगे। जब ये हाउस बनाएंगे कोई ठेकेदार तो ये करेगा क्या, जब क्योंकि इसके पास तो हर चीज मटेरियल नहीं है, क्योंकि हाउस बनाने के, कंस्ट्रक्शन बनाने के बहुत सारे मटेरियल है, सीमेंट हो गए, बालू हो गए, गिट्टी हो गई, सरिया हो गए, मजदूर हो गए, तो बहुत चीज की आवश्यकता पड़ता है। तो मान लीजिए हाउस बनाने के जो ठेकेदार है ये सीमेंट को ऑर्डर देगा, सीमेंट वाले कंपनी को ऑर्डर देगा, और सीमेंट जहां पर है वो जो अपने होलसेलर में देगा, और वहां पर जो पत्थर वाले जो है वहां पर मजदूरों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जब कोई देश जीडीपी ग्रोथ करता है तो वहां पर रोजगार बढ़ता है। क्यों रोजगार बढ़ता है, क्योंकि एक ही वस्तु को बनाने के लिए बहुत सेक्टर की आवश्यकता बढ़ती है। माने इसी हाउस को बनाने के लिए रोजगार किनको को मिलेगा, जो सीमेंट बनाते हैं उनको मिलेगा, जो लोहे बनाते हैं उनको मिलेगा, जो गिट्टी बनाते हैं उनको मिलेगा, जो वहां पर मजदूर है उनको मिलेगा, और आसपास इलाके के जो रहने वाले होंगे उनको, जो मजदूर वहां पर काम करेंगे तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए जो रहेगा उनको खाने पीने की वस्तुओं की बिक्री होगी। यानी एक चीज अगर ग्रोथ हो रहा है तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी किसकी भी देश की अगर जीडीपी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही, तो वहां पर देखेंगे वहां पर रोजगार भी बढ़ेगा। ठीक है, और वहां पर रोजगार बढ़ेगा तो कभी कभी होता क्या है, रोजगार बढ़ने के साथ साथ महंगाई भी बढ़ती है। क्यों, क्योंकि जो कंपनी जो यहाँ पर काम करने रहा है, जो व्यक्ति चाह रहा है, जो काम कर रहा है, वो चाहेगा कि हम भी पैसा कमाए। जब वो अपना पैसा इकट्ठा करता है तो वो भी क्या मकान खरीदता है। यानी जो हाउस बनाने के जो मजदूर है, लेबर है, अगर वो काम कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, तो वो भी चाहेंगे कि हम भी एक मकान खरीदे। लेकिन अगर वो मकान काफी अधिक महंगा हो जाए, ठीक, काफी अधिक महंगा हो जाए, तो वो लोग अपनी आवश्यकता को लिमिट कर देंगे, यानी आवश्यकता को जो कम कर देंगे, तो वहां पर क्या आएगा, महंगाई हो जाएगा।
क्या मंदी हो जाएगा, जो मकान वो बिकेगा नहीं। यानी यही हाउस है। एक समय था कि जब आपका ग्रोथ बढ़ रहा था तो हाउस बिक रहा था, लेकिन अगर इस व्यक्ति को, ठेकेदार को यही नहीं मालूम होगा कि हम कितने मात्रा में हाउस बनाए, अगर बहुत अधिक मात्रा में हाउस बना देता है तो उसकी मकान नहीं बिकता है, तो उसको कहते हैं आर्थिक मंदी कहते हैं। जैसे आप अभी देखेंगे, जो बहुत से ऐसे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो कि मकान बनाकर बेचती हैं, लेकिन उनको अधिक, इतना अधिक मात्रा में बना दी है कि उनकी मकान अब नहीं बिक रही है। और जो अधिक उनकी मकान नहीं बिक रही तो क्या है, वो आर्थिक मंदी का शिकार हो गए हैं। ठीक है, जैसे यहां पर है, जैसे यहां पर देखेंगे इमेज में, जैसे ये इमेज है, ठीक है, देखिए यहां पर क्या कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, यहां पर मकानें बढ़ रही, यानी ठेकेदार को ये मालूम है कि हमको मकान बना के बेचेंगे तो हमारी सप्लाई अधिक होगी, तो यहां पर कंस्ट्रक्शन बना रहा है। लेकिन अगर इसी को इतनी अधिक मात्रा में बना दे कि जिसकी जो आवश्यकता से बहुत अधिक हो जाए, तो जो सामान लोग नहीं खरीदेंगे, या एक तो महंगाई या इतनी अधिक चरम सीमा पहुंच जाए कि जिससे लोग सामान न खरीदेंगे, तो वहां पर आर्थिक मंदी आ जाता है। यानी सामान न बिकना भी एक आर्थिक मंदी होता है। इसका कारण क्या होता है, महंगाई जो अधिक बढ़ जाना। ठीक है, जैसे यहां पर इमेज है, तो इस इमेज में समझिए कि हमारे कोई मकान है, बहुत ही अधिक मकान में है, बहुत ही संख्या अधिक हो जा रहा है, तो लोग यहां पर नहीं खरीदेंगे। ठीक है, जब नहीं खरीदेंगे तो सप्लाई नहीं होगा। या आप जो करंट एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए अभी क्या, देखिए मार्केट में जो टमाटर है, टमाटर का दाम बढ़ा है। अगर समझिए टमाटर का दाम 200 रुपए किलो हो जाएगा, तो आम जनता टमाटर नहीं खरीदेगी, वो कहेगी टमाटर खरीदने से बढ़िया है हम कोई और सामान से काम चला लेंगे, या उसको नहीं खाएंगे तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर मार्केट में कोई ऐसी वस्तु का दाम एकाएक बहुत अधिक बढ़ जाता है, या मार्केट में महंगाई दर इतना अधिक बढ़ जाता है कि लोगों के पास पैसा नहीं होता है, तो वो सामान नहीं बिकता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्या है, आपका रिसेशन का प्रकार होता है, रिसेशन के टाइप होते हैं। ठीक है, देखिए कामा रिसेशन क्या होता है, कामा रिसेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये सभी जो है हाई इंफ्लेशन, महंगाई दर बढ़ना, ये सभी क्या है आपके रिपोर्ट में है। ठीक है, देखिए ये क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जो कि अमेरिका में हो सकता है आने वाले समय में आर्थिक मंदी या रिसेशन का शिकार हो सकता है। देखिए एक बार अभी 2008 में क्या है, द ग्रेट रिसेशन आया था, जिसको महान मंदी के नाम से जानते हैं, द ग्रेट रिसेशन। इस समय जो है जब अमेरिका में ये आया था, तो ये भी आने का जो रीजन था वो क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर था। क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी था, या वहां पर मंदी था, और इससे जो है पूरे विश्व में क्या इसका प्रभाव देखने को मिला, ये इंडिया में देखने को मिला। जो व्यक्ति आपको देखेंगे जो 2008 के आसपास जो बीटेक किए, जो इंजीनियरिंग किए, उनको सर्विस नहीं मिलता था, जो आईआईटी किए बच्चे थे उनको भी सर्विस नहीं मिला था। उस समय जो रिसेशन का शिकार बहुत सी देश पर था कहां पर, अमेरिका में था, लेकिन उसका प्रभाव जो है पूरे ग्लोबल पड़ा, पूरे विश्व में पड़ा, वो इंडिया में इसका प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, तो जो आर्थिक ग्रेट रिसेशन जो आया था 2008 में आया था, 2008-9 में, इसको महामंदी के नाम जाते अमेरिका में आया था। ठीक, इससे क्या हुआ था, जो बाद में सबसे अधिक जो सप्लाई है आर्थिक मंदी का शिकार हुआ। ठीक, इसके साथ जो घरेलू उत्पाद है, इसमें जो है 4.3 की गिरावट आई, और बेरोजगारी दर जो है ये दोगुने से अधिक हो गई, और यहां पर इसकी प्रभाव पूरे देश में दिखने पड़ा। ठीक है, और यहां पर जो 57% तक यहां पर महंगाई दर गया था। ठीक है, और कंपनी कौन सी कंपनी था, लेमन ब्रदर। क्या था, जिस कंपनी का नाम था लेमन ब्रदर नाम था, इस कंपनी को रिसेशन में शिकार हुआ था। ठीक है, ये है आपका लेमन ब्रदर ग्रुप था, जो कि 2008 में क्या रिसेशन का शिकार हुआ था। इसके द्वारा जो है पूरे विश्व में इसका प्रभाव देखने को मिला था। द ग्रेट रिसेशन जो है आया था कब, 2007 से लेकर 2009 के बीच में आता, और 2008 में इसका इंपैक्ट देखने मिला। ये अमेरिका में जो कहा था, ये हाउसिंग यानी हाउसिंग जो बबल से, या जो हाउसिंग कंपनी थी, या इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को इसका मिला था। इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा था, इसका इंडिया में प्रभाव देखने को मिला। तो ऐसा अनुमान लग रहा है कि अगर अभी हाल ही में जो रिपोर्ट के अनुसार जो अमेरिका में अगर ऐसा आर्थिक मंदी आता है, तो पूरे विश्व में देखने को मिला। देखिए जब कोई देश ग्रोथ करता है, तो एक समय पश्चात उसको क्या है, डिक्लाइन होना ही पड़ता है, या क्या एक समय जो है वो अपना आर्थिक मंदी का शिकार होता है। तो अमेरिका भी क्या 2008 में आया था, 2024 में आने वाली है, तो 15 से 20 साल में हर देश में क्या है, एक प्रकार का वहां आर्थिक मंदी आता है। देखिए जो रिपोर्ट देने वाले व्यक्ति हैं पीटर ब्रेजिन ने कहा है कि जो अमेरिका में आर्थिक मंदी का शिकार है। देखिए ये जो आने वाला था, ये कोरोना के टाइम पर तो हर देश में आता है, लेकिन यहां पर अमेरिका में 2024 में देखने को मिलेगा। देखिए इनकी कंपनी का नाम है एबीसी, जो है ये कनाडा के
व्यक्ति है और कनाडा कंपनी का है। इनके कनाडा के द्वारा ही छापा गया है कि अमेरिका में रिसेशन आने वाला है। ठीक है, देखिए रिसेशन में देखिए पहले क्या हो, क्षेत्र क्या होता है। अगर सेक्टर की बात करें इकोनॉमिक सेक्टर में तो तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक बोलते हैं। देखिए प्राथमिक उद्योग उससे करते हैं जो जमीनी से जुड़ा, जो इसको प्रथम प्रोडक्ट करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, डेयरी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सभी जो है ये क्या प्राथमिक होते हैं। प्राथमिक में जो है आपको एरिया बहुत अधिक चाहिए लेकिन इनकम बहुत कम होता है। सेकेंडरी क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लीजिए आपने कृषि में क्या आलू पैदा किया, ठीक, और उसी को बनाया, जिस कंपनी में बनाया मैन्युफैक्चर की, वो सेकेंडरी में आ गया। यानी आपने जो आलू प्रोडक्ट किया वो आपको एग्रीकल्चर में आ गया। उसी को अगर चिप्स बनाए, ठीक है, अगर चिप्स बनाया तो आपको सेकेंडरी में आ गया। उसी चिप्स को मार्केट में बेचे वो आ गया सर्विस सेक्टर में। तो यहां पर सर्विस सेक्टर है तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे अच्छा इनकम कौन देता है, सर्विस सेक्टर देता है। तो जो यहां पर देखा गया अमेरिका में, तो अमेरिका में जो सेक्टर की बात करेंगे तो सबसे अधिक 77% जो है ये सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर यहां पर सबसे अधिक है। सर्विस सेक्टर में बहुत कुछ रहता है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद सर्विस सेक्टर, या जो गूगल कंपनी का है जो सर्विस दे उसको सर्विस सेक्टर करें। चाहे आपको होटल हो गया, चाहे आपको पर्यटक हो गया, चाहे कोई सर्विस हो गया, ये सभी क्या सर्विस सेक्टर है। तो अमेरिका जो है 77 या सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर में ही सबसे ज्यादा इनकम होता है, पैसा होता है। और यहां पर एग्रीकल्चर क्या है, मात्र 1% है। और यहां पर इंडस्ट्री यानी जिसको सेकेंडरी कहते हैं, जो इंडस्ट्री है यहां पर 22% है। यहां पर देखेंगे 22 और 77 जो यहां पर सबसे अधिक क्या है, यही दो में पैसा होता है, ठीक है, और इसी दो में अच्छा कमाई हुई होता है। एग्रीकल्चर में तो वैल्यू निकल नहीं पाता है, ठीक है। और बात करेंगे इंडिया में, तो इंडिया में जो है 53% क्या एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर इंडिया में क्या सबसे अधिक क्या 53% है। मैन्युफैक्चर में 11% है, कंस्ट्रक्शन में 11% है, ट्रेड में 9% और ट्रांसपोर्ट में 4% है, रियल एस्टेट में जो है 3% है, एजुकेशन में हम 2% में, और गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है 2% है। इसके साथ 5% अदर है। तो भारत में क्या एग्रीकल्चर अधिक है 53%, लेकिन वही अमेरिका में कहेंगे तो 77% क्या सर्विस सेक्टर है, ठीक है। और देखिए अब यहां पर जो है, जो ब्रेजिल के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया कि इन्होंने प्रेडिक्शन किया है कि जो महंगाई दर बढ़ेगा, यहां पर महीनों के अंत में जो है श्रम और श्रम बाजार में उल्लेखनीय रूप से मंदी आएगी। यानी यहां पर कहा गया है जो लेबर मार्केट में क्या जो टोटली जो है यहां पर इकोनॉमिक क्या डाउन जाएगा। इसके साथ साथ जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ताओं के खर्चे भारी पड़ेंगे या उनका असर पड़ेगा या उनकी पैसा बढ़ेगा, ठीक है। देखिए इसमें जो इन्होंने कहा एक रिपोर्ट दिया है, इनके द्वारा एक कर्व बनाया गया जिसका नाम है फिलिप कर्व नाम दिया। क्या है, द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी महंगाई दर और बेरोजगारी में क्या संबंध होता है। इनके जो नाम दिए हैं उसका नाम है फिलिप कर्व। तो फिलिप कर्व के द्वारा इन्होंने समझाया है कि किस प्रकार से महंगाई बढ़ेगा और किस प्रकार से नहीं बढ़ेगा। देखिए ये है फिलिप कर्व, ठीक है। देखिए फिलिप कर्व ये है, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। ये है फिलिप कर्व, ठीक है। देखिए इधर है अनएम्प्लॉयड रेट, इधर है इन्फ्लेशन। देखिए इनके द्वारा बताया गया है कि जिस देश में आपका यहां पर कहा जहां पर महंगाई अधिक है, जहां पर महंगाई अधिक है वहां पर अनएम्प्लॉय रेट जो है बहुत अधिक कम है। क्योंकि जो विकासशील देश है, ठीक है, जो विकसित देश है, जिसे आप देखेंगे कभी नाम सुनेंगे कि अमेरिका है। अमेरिका क्या है, अमेरिका में महंगाई भी अधिक है लेकिन वहां बेरोजगारी दर कम है। जापान है, जापान क्या है, वहां पर बेरोजगारी दर बहुत ही कम है लेकिन वहां पर महंगाई भी अधिक है। इसका रीजन क्या है, देखिए रीजन समझते हैं। देखिए रीजन ये है कि मान लीजिए कोई कंपनी है अमेरिका में, यूएसए में कोई कंपनी है, जो कंपनी है मान लीजिए एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, ठीक है। एक कंपनी मान लीजिए 100 सदस्य हैं, 100 व्यक्ति जो कि काम करते हैं। बी मान लीजिए 100 सदस्य हैं, और यहां पर जो बेरोजगारी दर है यहां पर 3.2 के आसपास है। यानी यहां पर 100 व्यक्ति में से मात्र 3 ही व्यक्ति क्या बेरोजगार है, कहां पर, अमेरिका में, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए, मान इस कंपनी में जो यहां पर 100 व्यक्ति हैं, इस कंपनी से कहें कि हमारा वेतन बढ़ाइए। मान लीजिए ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई क्या है बना रहा है, यहां मान लीजिए कोई बिस्किट बना रहा है, क्या बना रहा है,
ये मान लीजिए गूगल कंपनी, क्या है, गूगल कंपनी है, और यहां के एम्प्लॉय कहेंगे कि आप हमारा जो है वेतन बढ़ाइए। अगर वेतन बढ़ाएंगे तो वेतन बढ़ेगा, जब वेतन बढ़ेगा तो अगर वेतन नहीं बढ़ाएंगे तो क्योंकि एम्प्लॉय कम है, क्योंकि अगर यहां पर इनको सर्विस नहीं मिला तो किसी और कंपनी में जाकर ये सर्विस लेंगे, क्योंकि यहां पर जो बड़े जो देश होते हैं, जो विकसित देश होते हैं, जो वहां पर क्या बेरोजगारी दर एकदम कम है, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, तो यहां पर क्या है, लोगों को बेरोजगारी कम है, यानी यहां पर लोगों को रोजगार अधिक मिला। अगर ये किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वहां पर कहते हैं हमारा वेतन बढ़ाइए, तो वो कंपनी का मजबूरी होता है कि अपने एम्प्लॉय का वेतन बढ़ाए। अगर वहां पर नहीं बढ़ाता तो एम्प्लॉय क्या करेगा, दूसरे में चला जाएगा, क्योंकि वहां पर रोजगार की संभावना अधिक है, वहां पर रोजगार का जो अवसर अधिक है। तो यहाँ पे जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय को न भेजकर उनका पैसा बढ़ाते हैं, उनका सैलरी बढ़ाते हैं। अब सैलरी बढ़ा रहे हैं तो पैसा वसूलेंगे कहां, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे में तो वसूलेंगे। मान लीजिए कोई गूगल कंपनी है तो गूगल अपना सर्विस बढ़ा देगा, कोई अपना पिज्जा हट बना तो पिज्जा कंपनी जो अपना पिज्जा का दाम बढ़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट में क्या है, वो आपका जो है महंगाई बढ़ जाएगा। ठीक, जब महंगाई बढ़ेगा तो वहां पर देखेंगे एक प्रकार का जो महंगाई दर है, महंगाई बढ़ेगा। हाँ, जिस देश में महंगाई अधिक है वहां पर अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगारी रेट, जो एम्प्लॉय रेट है वहां पर बहुत कम होगा। ये जो है विकासशील देशों में देखा जाता है, विकासशील देशों में ऐसा देखा जाता है कि वहां पर जो है बेरोजगारी दर बहुत कम है, लेकिन महंगाई चरम सीमा पर। आप कहावत भी सुनेंगे, जो इंडिया से जो अमेरिका में कमाने जाते हैं कहते हैं कि वहां पर पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन वहां पर महंगाई भी है। जैसे यहाँ पर एक पानी का बॉटल 20 रुपए का मिलता है, वही पानी का बॉटल वहां अमेरिका में 80 रुपए का मिलता है, लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर महंगाई दर अधिक है तो उस प्रकार से कमाई भी अधिक है, और वहां पर यहाँ पर जो है बेरोजगारी दर बहुत कम है। जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पर क्या है, महंगाई दर बहुत अधिक है लेकिन बेरोजगारी दर एकदम निम्न है। लेकिन उसी प्रकार से विकासशील देश जैसे इंडिया है, तो इंडिया में क्या है कि यहां पर महंगाई दर भी कम है लेकिन बेरोजगारी दर अधिक है। क्यों? क्योंकि यहां पर कंपनी एक है लेकिन रोजगार की डिमांड के लिए 1000 आदमी है। अगर यहां पर कोई कंपनी काम कर रहा है, अगर यहां पर जो एम्प्लॉई अगर मांग करते हैं कि आप हमारा वेतन बढ़ाइए, तो व्यक्ति जो है कंपनी वो कहेगा कि हम वेतन नहीं बढ़ाएंगे, अगर आप जाना चाहते हो आप जाइए, हम किसी दूसरे व्यक्ति को रख लेंगे, क्योंकि यहां पर जो है लोगों की संख्या अधिक है, लोग चाहते हैं यहां पर रहने के लिए। यानी यहां पर जो है, यहां पर बेरोजगारी दर अधिक है, यानी यहां पर मात्र 3 व्यक्ति मिलते हैं तो यहां पर आपको 10 व्यक्ति मिल जाएंगे खाली। तो यहां पर जो कंपनी है, कंपनी अपने एम्प्लॉय का पैसा न बढ़ाकर वो हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को रख लेते हैं, जिस कारण से यहां पर जो है महंगाई दर कम होता है। तो जहां पर विकासशील जो देश है इंडिया है, तो इंडिया में क्या होता है, यहां पर महंगाई दर कम होता है लेकिन बेरोजगारी दर है बहुत हाई होता है। उसी प्रकार जो विकसित देश होते हैं वहां पर क्या है, महंगाई दर अधिक होता है और वहां पर जो बेरोजगारी दर बहुत कम होता है। लेकिन एक तीसरे प्रकार का होता है जहां पर बेरोजगारी दर भी अधिक है और महंगाई भी अधिक है, जैसे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में क्या है, महंगाई दर भी अधिक है और वहां पर एम्प्लॉय रेट यानी अनएम्प्लॉय रेट भी बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, कोई जो सामान है वो कोई खरीदने वाला नहीं है, और कोई खरीदने वाला सामान नहीं है तो कोई कंपनी बनाएगा नहीं, और जब से कोई कंपनी कुछ प्रोडक्ट बनाएगा नहीं तो अपने एम्प्लॉय को पैसा देगा नहीं, यानी वहां पर रोजगार का सृजन भी नहीं होगा। तो रोजगार सृजन होने के लिए क्या है, कंपनी होना चाहिए, और कंपनी में अगर लोग काम कर रहे हैं तो वहां पर ऑल ओवर क्या रोजगार बढ़ता है। ठीक है, तो समझ लिए कि किस प्रकार से यहाँ पर फिलिप ने यहाँ पर कर्म के लिए बताया है कि किस प्रकार से कर्म काम करता है, और यहाँ कर्म बताया है कि जो रोजगार होता है, एम्प्लॉय रेट है, एम्प्लॉय रेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, क्या होता है, इन्फ्लेशन। तो इकोनॉमिक कंसेप्ट है डेवलप्ड बाय एडब्ल्यू क्या है, फिलिप क्या है, इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो है क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो किसके है, एम्प्लॉय रेट, यानी इन्फ्लेशन जो है एम्प्लॉय के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यहाँ पे इमेज में जैसे यहाँ पे समझाए हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहां पे क्या, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर यहां पर महंगाई बढ़ रहा है तो यहां पर महंगाई बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉय यानी बेरोजगारी दर भी कम हो रहा है। या दूसरी बात कहेंगे, अगर यहां पर महंगाई घटता है, जो विकसित देश है, अगर यहां पर महंगाई घटता है तो यहां पर बेरोजगारी दर बढ़ता है। यानी कहेंगे तो जो विकासशील देश है, जो विकसित देश है, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, या इस देश से अगर वहां पर देखेंगे महंगाई इधर घट रहा है, इसका मतलब वहां पर
बेरोजगारी दर बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो होता है वहां पर महंगाई दर अधिक होता है, लेकिन बेरोजगारी जो वहां पर बहुत कम होता है। इसका कहने का कुल टोटल अर्थ है कि वहां पर लोग बेरोजगार कम होते हैं, लेकिन वहां पर महंगाई दर अधिक होता है। और इंडिया में क्या होता है, इंडिया के ऐसे जो देश है यहाँ पर जो महंगाई दर तो कम होता है, लेकिन लोग बेरोजगारों की संख्या अधिक होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर तीसरे प्रकार का है कि जहां पर महंगाई भी अधिक हो, जहां पर बेरोजगारी भी अधिक हो, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, इसको मुद्रास्फीति बोलते हैं, या बाजार के द्वारा मुद्रास्फीति बोलते हैं। जहां पर महंगाई भी अधिक हो और बेरोजगारी दर भी अधिक हो, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। और जो यहाँ पर तीसरे प्रकार का, जो फर्स्ट प्रकार बताया था, फिलिप जो बताए थे, ये फिलिप के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसको कहते हैं फिलिप। तो जो अमेरिका में जो महंगाई दर आने वाला है किस प्रकार का है, तो फिलिप कर प्रकार का है, यानी वहां पर महंगाई दर अधिक होगा, वहां पर महंगाई दर अधिक होगा, लेकिन बेरोजगारी दर बहुत कम होगा। ठीक, ऐसा देखने को मिलेगा। ये फिलिप के द्वारा बनाया गया, ये जो है आपका ये कनाडा के व्यक्ति है। और जो यहाँ पर स्टैगफ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन में कहा गया कि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब यहाँ पर जीडीपी जो ग्रोथ है यहाँ कम होगा। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन, महंगाई दर क्या बढ़ेगा, महंगाई दर बढ़ेगा। इसके साथ साथ अनएम्प्लॉय यानी जो बेरोजगारी दर है ये भी बहुत अधिक में अधिक बढ़ेगा। तो ऐसा कंडीशन जो है बहुत ही खतरनाक होता है। यह खतरनाक क्यों होता है, क्योंकि उस देश का विकास भी नहीं होगा, उस देश में कोई कंपनी लगाएगा नहीं, क्योंकि वहां पर महंगाई दर अधिक हो गया। इसके साथ साथ वहां के लोग क्या बेरोजगार बहुत अधिक होंगे। तो ये सबसे खतरनाक होता है इन्फ्लेशन, जिसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये सबसे खतरनाक होता है, सबसे बेकार होता है। इसके द्वारा जो देश होता है, इसके शिकार आता है, वो देश बर्बाद हो जाता है। जैसे पाकिस्तान में एक तीनों देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन हाई है, एम्प्लॉय रेट भी हाई है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति होता है या इस प्रकार जो देश होता है, इसके चपेट में आने पर वो देश क्या बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे। तो यहां पर क्या है, अमेरिका में देखा गया, जो यहां पर प्रिडिक्शन किया है, जिसको फिलिप द्वारा प्रिडिक्शन किया गया है कि जो अमेरिका में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ क्या प्रिडिक्शन किया गया है। अगर 1% से कम आता है तो उसको क्या इन्फ्लेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो फेड रिजर्व के द्वारा कहा गया है कि जो यहाँ मार्केट है, मार्केट कमेटी जो है, एक जून में जो प्रोजेक्ट लगाया गया, इस प्रकार से 2025 में जो है 1% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। हो सकता है इसके माइनस में, अगर इसके माइनस में चला जाता है तो क्या हो जाएगा, तो जो अनएम्प्लॉय रेट है उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन में चला जाएगा। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति में देगा। और यहाँ पर जो है, जो अमेरिका में जो है अनएम्प्लॉय रेट है 3.8 के आसपास, और इंडिया में जो है लगभग 8 पॉइंट के पार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अनएम्प्लॉय रेट यानी बेरोजगारी दर बहुत कम है। ठीक, लेकिन वही इंडिया और पाकिस्तान में देखेंगे तो बहुत अधिक है। तो पाकिस्तान जो है थर्ड प्रकार का और इंडिया में सेकंड प्रकार का। यहाँ पर महंगाई दर अधिक है, लेकिन यहाँ पर महंगाई दर कम है इंडिया में, लेकिन बेरोजगारी दर बहुत अधिक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सबसे अधिक अभी जो देखा गया है, किन देशों में प्रभाव देखा गया है, तो उनमें से देखो टॉप 6 में है, यूके में है, यूके में हो गया, जर्मनी में हो गया, साउथ अफ्रीका में हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, जापान। इनके द्वारा भारत इनसे व्यापार करता है, और ये सभी देश क्या है, इन्फ्लेशन के शिकार हो चुके हैं। और यहां से भारत की एक्सपोर्ट कितना करता है, इन देशों को बेचता कितना है, तो भारत जो अपने देश पूरे विश्व का जो भारत जो अपना एक्सपोर्ट करता है उसका लगभग 10% जो है आपका ये है। और कितना वैल्यू है, तो 48.3% जो है बिलियन डॉलर का इनको एक्सपोर्ट करता है। यानी ये सभी देश जो है, यूके या जर्मनी या यहाँ पर काफी अधिक इन्फ्लेशन आता है, तो भारत को एक्सपोर्ट करने में समस्या हो, क्योंकि यहाँ पर जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो भारत भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और इनसे इंपोर्ट कितना करता है, इन देशों से व्यापार में इंपोर्ट कितना करता है, यानी इससे खरीदता कितना है, तो अपने जितना इंपोर्ट करता है उसका 10.7% इंपोर्ट करता है। ठीक, और टोटल बिलियन पूछे तो 76.4 बिलियन का इंपोर्ट करता है इन सभी देश। कौन कौन है, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका और यूके हो गया। तो इनसे खरीदता कितना परसेंटेज में, तो 48% जो है इनको बेचता है। ठीक है, यानी एक्सपोर्ट मतलब इनको आयात निर्यात करता है, और आयात कितना करता है, 76 बिलियन का। अगर ये इन्फ्लेशन का शिकार होते हैं, इसका भारत में भी प्रभाव देखने को मिलेगा। और अमेरिका अगर रिसेशन में जाता है तो भारत में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा विश्व जो है ग्लोबल रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक, अगर किसी देश पर अगर इन्फ्लेशन आता है तो उसका प्रभाव हमारे देश पर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में होगा कि किस प्रकार से अमेरिका का इन्फ्लेशन आने पर पूरे विश्व का प्रभाव होगा, और पूरे विश्व का प्रभाव होगा तो इंडिया पर भी प्रभाव सार्वजनिक रूप से पड़ेगा। और आप ये समझेंगे कि इकोनॉमी की किस प्रकार से इन्फ्लेशन रूप से घटता बढ़ता है। इसके साथ साथ अभी समझेंगे कि क्या है स्टैगफ्लेशन और क्या है फिलिप कर के बारे में।
आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।